सर आपका माइक ऑफ है। लो भैया, ऑन हो गया। पहले बात करेंगे बेटा आज हम इंटरनल एनर्जी की। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम? इंटरनल एनर्जी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स का मोशन है उसके कारण होगी, और उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल है चाहे वो इलेक्ट्रिक है, उसके कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसलिए किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is equal to the sum of काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Therefore बेटा जो इंटरनल एनर्जी है, we write it directly as KE plus PE. The internal energy is sum of kinetic and potential energies. जो काइनेटिक एनर्जी है, that is due to kinetic energy is due to molecular motion and potential energy is due to molecular configuration. लेकिन बेटा अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास गैस की फॉर्म में है, तो अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इन ए गैसियस सिस्टम there are no intermolecular forces, there are no intermolecular forces, so the potential energy is zero. किसी भी गैसियस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। इसलिए किसी गैसियस सिस्टम की, अगर हमारे पास कोई सिस्टम गैस की फॉर्म में है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा होगी, क्योंकि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा ही मोशन में है, चाहे वो रैंडम मोशन है, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही होती है। सो किसी गैसियस सिस्टम में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल या इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन। मतलब कौन सी हुई? सिर्फ काइनेटिक हुई। और बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है, लेटर ऑन वी हैव ए चैप्टर कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लाइक इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने आपको मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में भी बताया, वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैसियस सिस्टम की, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर गैस की फॉर्म में है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is a function of temperature.
किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. So if we increase the temperature, the internal energy increases. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब क्या है? It depends on temperature. जैसे y is a function of x. मतलब y is a function of x means y depends on x. So when internal energy is a function of temperature, तो इसका क्या मतलब बना? टेम्परेचर बढ़ाओ, internal energy will increase. इस पूरे थ्योरी को एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा. एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये याद रखना है बस. जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं, तो हियर वी राइट इंटरनल एनर्जी इज f. कल आपको बताया था कैपिटल T इज एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Then we have first law of thermodynamics. It is not at all a new law or a different law. It is just law of conservation of energy. Okay, which is a basic law, conservation law. It is based on law of conservation of energy. That doesn't mean कि हम first law of thermodynamics में यही लिख रहे हैं ऐसे पेज भरने के लिए, energy can neither be created nor destroyed and all that, सब कुछ नहीं लिखना है. It is based on law of conservation of energy, but here we have a different kind of statement. Energy conservation different situations में different तरीके से interpret कर सकते हो. मान लीजिए हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मैंने क्या बोला आपको बेटा? सिस्टम मतलब एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है एंड देयर इज सम गैसियस एटमॉस्फेयर है. यहाँ पर ये एक मूवेबल पिस्टन है, कैन मूव अप एंड डाउन. ये किसी स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है एंड फ्रॉम बिलो द स्टैंड यहाँ पर कोई हीट का सोर्स है, मतलब एनर्जी का सोर्स है. सो वी प्रोवाइड हीट टू दिस गैसियस सिस्टम. ये जो हीट है ये दो काम करेगी. एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी और दूसरा इस पिस्टन के ऊपर कुछ मैकेनिकल वर्क करेगी जिसके कारण मूव अप होता है. सर we heat the piston, we heat the cylinder, it starts moving up, मतलब इसका expansion होता है. The amount of heat supplied to a system is utilized for number one, इसका कुछ पार्ट जो है that is utilized for increasing the temperature या increasing the internal energy. क्योंकि जब हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी. और दूसरा डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, in moving the piston up. पिस्टन मतलब ये पिस्टन है, it will move up. सपोज ये ऊपर चली गई by some displacement dx.
ठीक है, जो भी हीट इसको हम सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस सोर्स, इस हीट के कारण एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा कुछ मैकेनिकल वर्क होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, लेट अस से कि जो हमने हीट सप्लाई की वो है डी क्यू, इट वुड बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। ठीक है बेटा, ये जो पिस्टन आपको दिख रही है विच इज मूविंग अप, ये आपको ऐसे दिख रही है, इस साइड से ऐसे ऐसे देख रहे हैं हम। एक्चुअली इट इज लाइक फ्लैट, लीनियर नहीं है ये, इट इज लाइक दिस। किसी कंटेनर ऐसा नहीं होगा ना, ये ऐसा बोर्ड पे नहीं रख सकते। यू हैव ए कंटेनर लाइक दिस। ठीक है, किसी भी शेप में हो, बट इट इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल, एटलीस्ट 2 डायमेंशनल तो है जिसमें हम पानी डाल सके। 2 भी क्या 3 डायमेंशनल होगा, ओनली देन वी कैन पुट समथिंग इनटू इट। तो ये उसका लिड आ गया, तो दिस लिड विल मूव अप। इस लिड का अगर एरिया ए है और यहाँ से जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, जो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया वो पी है, तो हम देखो वर्क को कैसे लिखते हैं। आप डायग्राम से समझना बेटा इस चीज को। ये अगर पिस्टन का ये टॉप है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, इट इज दिस, इसका एरिया है ए, राइट। और ये यहां से मूव करके यहां आ गया, say this is dx, because of pressure it has moved. If the piston having area A moves up through a distance dx, ऊपर मूव करता है थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx, देन वर्क डन W हो गया बेटा F इंटू dx। वर्क इज इक्वल टू F dx। एरिया ऑफ द पिस्टन इज A, प्रेशर होता है बेटा P इज इक्वल टू F बाई A। तो F क्या हुआ, F हो गया P इंटू A। अगर F को आप P इंटू A लिखो, अगर आप F को P इंटू A लिखो तो dW आपके पास हो जाएगा PA इंटू dx। ठीक है, A इंटू dx क्या बना, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, ये A है और ये dx है, ये वाला वॉल्यूम नहीं हो गया, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ मतलब dx। सो इस A इंटू dx को क्या बोल सकते हो आप, dv। dv बेटा ये वाला वॉल्यूम है सिर्फ, अगर इस डायग्राम में देखना है तो, मतलब पहले ये पूरा, पहले ये था इतना, अभी इतना बड़ा हो गया, तो इनका डिफरेंस। तो A इंटू dv, ये dv है, डिस्टेंस dx, area is A, so A into dx, so it becomes PdV. So dW is equal to PdV। इसलिए इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, dW की जगह क्या लिख सकते हो, ठीक है। Therefore इक्वेशन 1 becomes dq equal to du plus PdV। These are the two forms of first law। इसको देखो, so we have first law of thermodynamics। It says dq equal to du
प्लस डी डब्ल्यू एक, और डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये दो स्टेटमेंट्स। अब इसमें इसी स्टेटमेंट को हम समझेंगे with the help of some special cases. Like, what is the statement of first law of thermodynamics for an isothermal system? For an isothermal system, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मैंने ये भी बोला dt इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, और चेंज इन टेम्परेचर 0 तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सी डी यू इज नॉट इंटरनल एनर्जी, डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, डी यू 0 होगा। और जब ये डी यू 0 होगा तो डी क्यू क्या होगा, फिर डी डब्ल्यू होगा या P इंटू डी वी होगा, राइट। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो जो भी हम हीट देंगे वो सारी की सारी हीट वॉल्यूम को बढ़ाने में ही लग गई। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन। सो द अमाउंट ऑफ हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग सम वर्क, एंड उस वर्क के कारण क्या होगा, एक्सपेंशन। सो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए आइसोथर्मल सिस्टम, therefore when heat is added to an isothermal system, जब हम हीट को ऐड करेंगे टू द आइसोथर्मल सिस्टम, then the expansion of gas takes place. Expansion of system takes place. If we add heat to the thermodynamic system and वो isothermal conditions में add कर रहे हैं, तो जो भी हम heat देंगे that will increase the volume, इसलिए बोला expansion। ठीक है, so expansion मतलब जो volume में change हुआ वो positive हुआ या negative? Positive। expansion मतलब थोड़े से ज्यादा हो गया तो change is positive. So heat added to the system is considered as positive, and expansion of the gas is basically dV. तो बोलेंगे dV is also positive. expansion का मतलब है dV is positive. dV क्या है, अगर आप इस डायग्राम से समझो बेटा, पहले इतना वॉल्यूम था, फिर हमने हीट सप्लाई करी, इतना वॉल्यूम हो गया, तो इस बड़े वाले में से छोटे को माइनस करोगे तो ये जो बचा ना, ये है dV। So when we add heat to the system under isothermal conditions, the expansion takes place. दूसरा देखो, अगर हम somehow हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, हम क्या करते हैं, यहाँ से हीट ऐड कर रहे हैं, ऊपर से वेट रखते हैं जी, एक्सपैंड नहीं होने देना। हम उसको एक्सपैंड, मान लो पिस्टन है ही नहीं जैसे, या इट इज अ वेरी वेरी रिजिड सिलेंडर, जैसे जैसे एलपीजी सिलेंडर, कीप ऑन गोइंग विद हीट, एक्सपेंशन हुआ क्या उसका, बट जब होगा तो सीधा ब्लास्ट ही होगा। ठीक है, बट नॉर्मल सिचुएशन में वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर इज नो लाइक प्रोविजन फॉर एक्सपैंडिंग, राइट। तो उसे बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो डीवी है वो 0 होगा, क्योंकि आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, अगर डीवी 0 हो गया तो डीडब्ल्यू 0 मतलब एक्सपेंशन होगी नहीं, तो जो भी हम हीट देंगे वो क्या करेगी, सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाएगी या सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाएगी, एक ही बात है।
So when we add heat to a thermodynamic system under isochoric process, no expansion takes place because it is isochoric. All the heat is utilized for increasing the temperature and hence internal energy. ठीक है, आइसोकोरिक कंडीशंस में जो भी हम हीट ऐड कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट कंज्यूम हो गई, यूटिलाइज हो गई फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर. नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. इफ इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या जीरो होगा बेटा उसमें? dq ही जीरो होगा. एडियाबेटिक प्रोसेस में तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, dq ही जीरो है. और जब dq जीरो है तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना ऐसे, 0 इक्वल टू du प्लस pdv. कैन वी राइट कि du इज इक्वल टू माइनस pdv और नॉट? लिख सकते हैं बेटा, du इज इक्वल टू माइनस pdv. अब सोचना ध्यान से, ये लिख लो पहले. क्या बताया मैंने कि अगर एक्सपेंशन होगी इसका मतलब क्या है? dv पॉजिटिव है. मैं यहां लिखूं, अगर dv पॉजिटिव हुआ अगर dv पॉजिटिव हुआ तो du पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? कैसे? dv पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? और अगर dv नेगेटिव है, अगर dv नेगेटिव है तो du नेगेटिव इंटू नेगेटिव. समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली समझा रहा हूं मैं. du है क्या? इंटरनल एनर्जी में चेंज. चेंज पॉजिटिव हो गई इसका मतलब वैल्यू बढ़ी, और अगर नेगेटिव चेंज हुई तो मतलब वैल्यू. इसका मतलब यह हुआ कि जब एक्सपेंशन हो रही है तो du की वैल्यू कम हो गई. नेगेटिव चेंज का क्या मतलब है? वैल्यू हैज डिक्रीज्ड. एंड du तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया. हीट नहीं दी है लेकिन देख लो, हीट इज जीरो. तो इंटरनल एनर्जी में नेगेटिव चेंज आने का मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हुई, तो मतलब टेम्परेचर कम हुआ. और इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज हुआ बेटा दूसरे केस में, और इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी. तो इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया होगा. दैट मीन्स, अब फिर से सुनो थोड़ा टेक्निकली, dv पॉजिटिव होने का मतलब है एक्सपेंशन. तो जब भी एडियाबेटिक कंडीशंस में एक्सपेंशन होगा द टेम्परेचर विल फॉल. इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है ना, dv पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन, और du नेगेटिव मतलब फॉल इन टेम्परेचर. du नेगेटिव, dv नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, और du पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो एडियाबेटिक है ना कंडीशन. क्या हमने हीट दी सिस्टम को? नहीं दी. हीट ना तो सिस्टम को दी, ऐड करी, और ना ही सिस्टम से निकाली, लेकिन फिर भी टेम्परेचर को चेंज कर दिया. कैसे? बाय डूइंग द मैकेनिकल वर्क. ये एक्चुअली जो dv है या ये जो pdv है, यही तो आपका वर्क है. तो ये जो du में चेंज आ रही है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, du इज इक्वल टू माइनस dw. ठीक है, सो व्हेन वी डू वर्क इन एक्सपेंडिंग द गैस, एक गैस को अगर एडियाबेटिक कंडीशंस में एक्सपैंड करेंगे, हीट नहीं आने देनी बाहर, तो उसका टेम्परेचर विल डिक्रीज. नोट कर लो, फिर मैं लिखवाता हूं.
When adiabatic expansion takes place, the temperature decreases. वाइस वर्सा है, लेकिन मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा. एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, देख लो कितना डिफरेंस है आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में. आइसोथर्मल में टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे थे, हीट ऐड कर रहे थे. मतलब वहां क्या हो रहा था, हीट ऐड करके भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, तभी तो आइसोथर्मल है. तो जो भी हम हीट ऐड करते हैं वो क्या करती है, वर्क करती है. यहाँ हीट ऐड नहीं कर रहे, फिर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है. फर्क है ना दोनों में, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अपोजिट है. बिना हीट ऐड किए टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, और हीट दे के भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सकता है. ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से समझो ये चीजें. ठीक है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बाकी जब आप इसी एक ही इक्वेशन है, दो चीजें गिवन होंगी तो तीसरी चीज आप पता कर सकते हैं. फिर हम बात करेंगे बेटा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, इसी को थोड़ा सा आगे. वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन, how we calculate work done in a thermodynamic process. When the volume of a system changes by dV, the small amount of work done is dW equals to PdV. कोई डाउट है इसमें? ठीक है, the total work done in expanding the gas from some initial volume V1 to some final volume V2 is total work in expanding the gas from V1 to V2. dW की इंटीग्रेशन PdV from V1 to V2. ठीक है, ये dW की इंटीग्रेशन तो W हो गई. आगे आगे ऐसे ही रहेगा. प्रेशर अगर पता होगा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो ही बाहर निकाल सकते हैं ना, नहीं तो हमें प्रेशर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अगर ओके, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P बाहर निकलेगा. देखो इसके डिफरेंट केसेस. अभी हम दो ही केसेस डिस्कस करेंगे. सर 1 मिनट, लास्ट लाइन नोट करनी है. For an isobaric process,
P is constant. P constant है तो W will be, P बाहर निकालो, ठीक, बस यही आ गया। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क इज इक्वल टू प्रेशर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तभी तो बोलेंगे आइसोबैरिक। उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, याद है कल बताया था बॉयल्स लॉ वाला, इसलिए बता दिया सारा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि पीवी एक्चुअली एनआरटी है, एन और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। सो व्हेन वी हैव आइसोथर्मल तो उसमें तो टी भी कांस्टेंट हुआ। तो जब P इंटू वी कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इट इज इक्वल टू आरटी। पीवी इक्वल टू आरटी होगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सो कैन वी राइट P इक्वल्स टू RT बाई V लिख लो, या K बाई V, बेटर इज RT बाई V लिख लो। तो अब वह क्या बन जाएगा? W विल बी इक्वल टू P dV की जगह लिख दो RT बाई V dV फ्रॉम V1 टू V2। RT बाहर कर लो आगे। ओके, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन करते थे हम बचपन में, क्या लिखते थे? बड़े हो गए 1 बाई वी की करनी पड़ेगी, लॉग वी आएगी। W इक्वल्स टू RT log V from V1 to V2। चलो आगे लिमिट्स पुट करो, आई विल चेक योर नोटबुक्स। So W is equal to RT into log of V2 minus log of and log M minus log N, log of N M by N. So it is equal to RT V2 by V1। This is the expression for work done in a, तो इस तरह से हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, लेटर ऑन हम एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वर्क देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है। जैसे आइसोथर्मल की ये इक्वेशन थी, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक की डिफरेंट है, लेकिन अगर सोचो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, 4 ही है ना, 2 हो गए। इफ इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। डीवी ही 0 हो गया तो 3 हो गए। देखो, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस dV is 0 and therefore W is also 0। आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल,
एडियाबेटिक नहीं, सॉरी, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। एडियाबेटिकली पहले हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, सीपी और सीवी टाइप्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद रिलेशन डिराइव करेंगे, देन विल कैलकुलेट दिस वर्क, एंड उसके बाद फिर ग्राफ से भी करेंगे। अभी इतना ही रखो आज।